क्या आप जानते हैं कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले तो संविधान उसे खुद ही रोक देता है। जी हाँ, ये मुमकिन होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की वजह से। आज हम जानेंगे इस आर्टिकल की ताकत, इसके 4 क्लॉज और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को। क्लॉज 3 और क्लॉज 4 को हम काफी विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर एजुकेशन संबंधित वीडियो जो कि एग्जाम से रिलेटेड होता है और यूजफुल होता है, ज्ञान से भरी होती है, ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 12 को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चा कर लिया था। इसके साथ ही हम आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक को भी काफ़ी विस्तार से समझ लिया था। आज हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, क्योंकि इसमें 12 और 13 में लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए आज हम इस कन्फ्यूजन को करते हैं दूर। समझते हैं कि यह क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। यह कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है शून्य हो जाएगा। मतलब यह कहता है कि कोई भी कानून, संविधान कहता है आर्टिकल 13 का कि कोई भी कानून जो लागू किया जाता है और लागू करने के बाद यदि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपका शून्य घोषित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। ठीक है। अब इसमें 4 क्लाउज है। चारों क्लाउज को हम यहाँ पर समझेंगे बारी बारी से। इसमें जो क्लाउज 1 है वह क्लाउज 1 क्या कहता है, कहता है संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रचलित थे यदि वे मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वे उस सीमा तक अमान्य हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रचलित थे यदि वे मौलिक अधिकार का जो खिलाफ है, ठीक है, तो वे जो है उस सीमा तक क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे यदि आईपीसी की जो आईपीसी जो है जो कि 1860 में लागू किया गया था और ये संविधान लागू होने से पहले की कानून है, अगर इसमें कोई धारा फंडामेंटल राइट से टकराता है तो वो क्या आपका हो जाएगा, यहीं पर वो आपका हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है, राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कोई कानून बनाए जो मौलिक अधिकार को हनन कर सकता है। राज्य का मतलब आप समझते हैं, चाहे वो केंद्र का सरकार हो चाहे वह राज्य का सरकार हो। राज्य का संविधान में जैसे कि अभी हम आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, तमिलनाडु राज्य, तो संविधान में राज्य का मतलब ये नहीं है। संविधान में राज्य का मतलब देश को संबोधित किया गया है। संविधान में कहीं भी जो है देश नहीं लिखा गया है, ना कंट्री लिखा गया है, स्टेट लिखा गया है और हिंदी में इसे राज्य बोलते हैं। ठीक है। तो राज्य कोई भी अगर कानून बनाता हो, ठीक है, और वो यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो उसे क्या हो जाएगा, वह शून्य कर देगा। आर्टिकल 13 का क्लाउज 2 कहता है। अब इसी पे समझते हैं क्लाउज 3। इसमें कुछ डिफिनेशन दिया गया है, लॉ में शामिल है। अब लॉ में शामिल है तो लॉ में क्या क्या शामिल है, संविधान से पहले के कोई भी कानून, चाहे राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया जाए या कोई नियम बनाया जाए या कोई उपविधियां बनाई जाए, बाई लॉ, या कोई नोटिफिकेशन निकाल करके कोई कानून बनाया जाए जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो तो वह क्या आपका हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वह कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी अध्यादेश वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लॉ इन फोर्स मतलब वो कानून जो संविधान लागू होने के समय अस्तित्व में थे वो भी क्या आपका हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे यदि फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वह उल्लंघन करे। ठीक है। तो ये दोनों समझे, हम 3-4 को काफी डिटेल से समझेंगे, है ना, इसे काफी डिटेल से समझेंगे। अब समझते हैं क्लाउज 4 क्या कहता है।
थोड़ा सा इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका है 24वां संविधान संशोधन था 1971, तो आप इसे क्या कीजिएगा, काट कर कर करके बस इसमें सुधार कर लीजिएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971, ये क्लाउज 4 आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। कौन जोड़े, तो इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा। इंदिरा गांधी सरकार क्या कर रहे थे कि कोई भी जनता के लिए कानून बना रहे थे, मतलब जैसे कि भूमि का मतलब समान बंटवारा करना हो, संपत्ति का समान बंटवारा करना हो, ठीक है, क्योंकि भूमि और संपत्ति फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल आप 19 जब पढ़िएगा, ठीक है, और आर्टिकल आप 31 पढ़िएगा तो उसमें दिया गया था। अब तो 31 हटा दिया गया ये वाला क्लॉज को। तो जब भी या कोई भी नियम कानून बना रहे थे इक्वल बंटवारा के लिए, तो लोग जो है चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में उठ कर करके कि माई बाप हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, आप इस पर मतलब निर्णय लीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान की भाषा सुनता है ना, वो किसी का भाषा नहीं, केवल संविधान का भाषा सुनता है। संविधान में लिख दिया गया था कि 44 में 4 क्लाउज 4 में 24वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि अब कोई भी संवैधानिक संशोधन को कानून की परिभाषा में नहीं माना जाएगा। 3 में हमने क्या समझा, कानून, अगर कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो तो वो अवैध घोषित हो जाएगा। लेकिन 24 में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन किया गया, तो इसमें यह जोड़ दिया गया कि यह लॉ के अंतर्गत नहीं आता है संशोधन, और यह भी ऐड किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के दायर से क्या है, बड़ा है। अब क्या हो गया, अब जो है धराधर मतलब संशोधन किया जा रहा था सरकार द्वारा, है ना, कोई भी मैंने कानून लागू किया जा रहा था संपत्ति से या जमीन से संबंधित। अब सुप्रीम कोर्ट में मतलब जाते थे लोग, बोलते थे कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया था, ये वाला ऐड कर दिया गया था। और अभी 1973 का जो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था ये भी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है मुंह मोड़ लेता था कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले ये क्लॉज जोड़ने से पहले जब भी कोई जाते थे इस निर्णय लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे जो है संपत्ति का मेरा संपत्ति या जमीन भूमि का जो है यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, आप इस पर फैसला लीजिए, तो वह कानून वहां पर अवैध घोषित कर देते थे। लेकिन यह ऐड करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो है ये संविधान जो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी निर्णय इस पर नहीं ले रहा था, क्योंकि वो संविधान की भाषा को सुनता है, ठीक है, और अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी सिद्धांत भी नहीं आया था। तो ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो क्लॉज 4 है, इसको समझने का पूरी तरह से ध्यान से जब प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, काफी इंपॉर्टेंट निर्णय है ये, आप निर्णय याद रखिएगा कि ये जो आपका पहला निर्णय दिया गया है केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973, यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद इस जो आर्टिकल जो संशोधन किया गया था 24वां 1971 में, ये थोड़ा सा अस्थिर होना यहाँ पर चालू हो गया। ये जो है संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, इसमें कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर किसमें दिया गया, तो केशवानंद भारती के 1973 में दिया गया। अब आप बोलिएगा कि क्या सर बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान में दिया गया है कि संविधान का कौन कौन सा भाग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, या सुप्रीम कोर्ट पूर्ण तरह से बता दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है पूर्णतः जो है बताया नहीं गया है, या केस बाई केस जो है मैं डिसाइड करूंगा कि संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, और यह भी डिसाइड करूंगा कि यदि उसमें कोई उल्लंघन हो रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, शून्य घोषित कर दूंगा। ये काफी रोचक है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम दो केस को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो केस को हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर है आपका शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें क्या कहा गया कि कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन कानून नहीं है, संविधान संशोधन क्या है, कानून नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 13 इस पर लागू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, शुरुआती समय की अगर हम बात करें, शुरुआती समय की बात करें तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन कानून नहीं है, लॉ नहीं है। लॉ मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसमें संशोधन करेगा तो आर्टिकल 13 पर यह लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13 पर लागू होने का मतलब यह फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन भी कर रहा हो
तो यह सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी फैसला नहीं दे सकता है। 1951 में कहा, ठीक। लेकिन जब बात करते हैं गोलकनाथ केस 1967 की, ठीक है, 1967 की जब हम बात करते हैं तो वह 1951 शंकरी प्रसाद के फैसलों को पलट दिया और कहा कि संविधान संशोधन भी कानून है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये काफी ट्रिकल है, इसको थोड़ा सा समझना है बढ़िया से, ध्यान से। और एक और बहुत ही इस पर रोचक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें कहा कि संविधान संशोधन भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा, लेकिन वे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि संविधान संशोधन अगर कर दिया गया हो, क्योंकि क्लाउज 4 में जोड़ दिया गया था कि संविधान संशोधन अगर किया जाएगा तो लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 80 में कह दिया कि भाई साहब अगर संविधान का संशोधन किया जाए, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अगर खिलाफ नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन हम इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, इस पर हम जांच कर सकते हैं। अगर खिलाफ है फंडामेंटल राइट्स का तो हम इसे अमान्य घोषित कर देंगे। तो ये चारों केस को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। यह जुडिशियरी को यह ताकत देता है कि अगर कोई कानून नागरिक के मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है तो वे उसे अवैध घोषित कर दे। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण का अधिकार देता है, जिससे संविधान का सम्मान बना रहता है। अब जैसा कि हमने कहा था कि क्लॉज 3 और 4 को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, तो आइए इसे समझते हैं। कानून की इसमें परिभाषा दिया गया है। क्या है कानून की परिभाषा के अंतर्गत? यह क्लॉज कहता है कि कानून शब्द का मतलब सिर्फ एक्ट या अधिनियम नहीं होता, बल्कि इसमें ये सभी चीजें भी शामिल है। जैसे याद रखना है कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया हो तो ये भी लॉ के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई आपातकाल स्थिति में कोई कानून अगर जारी करता हो तो वे भी क्या होगा, लॉ के अंतर्गत आएगा। वाई लॉ, स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। इसके अलावा अगर कोई रूल्स निकाला गया हो सरकार के द्वारा या स्थानीय निकाय के द्वारा, या कोई रेगुलेशन किया गया यानी बदलाव किया गया हो, कोई ऑर्डर पास किया गया, कोई नोटिफिकेशन निकाला गया हो, यदि ये सभी मामले अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो हम उसे कानून मानेंगे। और क्लॉज 3 कहता है कि अगर कानून है, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम उसे अवैध घोषित करेंगे। ये आप याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। अगर यूजफुल है तो बढ़िया कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा। चैनल पर नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका क्लॉज 4 को थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे ऊपर हमने समझा दिया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से क्लॉज 4 को एक बार। क्लॉज 4 कहता है कि संविधान में दिए गए संशोधन अमेंडमेंट को कानून नहीं माना जाएगा, इसीलिए उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। याद रखना है, यह 24वां संविधान संशोधन था, 1971 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था, क्योंकि उसी समय जो है 71 में चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी जो है पावरफुल, मतलब लोकसभा में अच्छा बहुमत प्राप्त करके बने थे, धराधर मतलब संशोधन किए थे वो, ठीक है। अब क्यों जोड़ा गया था ये क्लॉज? क्योंकि गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन भी कानून होगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 13 के तहत अवैध घोषित हो जाएगा। इससे क्या था कि सरकार कोई भी कानून बना रहा था जनता के भलाई के लिए, डीपीएसपी को लागू करना चाह रहा था, लेकिन वो संपत्ति और जो जमीन का विवाद था उसका उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को, ठीक है। तो जाते थे, जैसे केशवानंद भारती भी यही था, जमीन का विवाद था, है ना, वो गए सुप्रीम कोर्ट गए, तो यहाँ पर वहां पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, ठीक है भाई साहब संशोधन कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी जो है इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और डिसाइड कौन करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं डिसाइड करूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। पर है कि लेकिन सरकार को यह बात मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्लॉज 4 जोड़कर ये साफ कर दिया कि संविधान में संशोधन लॉ की परिभाषा में नहीं आती है, याद रखना है। और
जो संविधान संशोधन ये 368 भी है उसको भी, ठीक है ना, यानी आर्टिकल 13 उसे इनवैलिड नहीं ठहरा सकता है। इसकी भी हमने चर्चा कर लिया कि क्यों जोड़ा गया, क्लॉज 4 क्यों जोड़ा गया। तो ये जो था कि जोड़ा क्यों गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी रूप से लागू किए जा सके बिना आर्टिकल 13 के रोक टोक से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। गोलकनाथ के 67 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन भी लव है। सरकार घबरा गया कि आप कैसे कानून बनाए, आर्टिकल जो आपका 38 है, 39 या 46 से कैसे हम लागू करें, ठीक है। इक्वल जमीन का बंटवारा कैसे करें, लोगों के लिए शिक्षा एजुकेशन कैसे इक्वल करें, समान करें, ये सरकार कन्फ्यूजिया गया वहाँ पे। इसीलिए जो है क्लॉज 13(4) जोड़ दिया गया, ठीक है, और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया गया 1971 में 24वें संविधान संशोधन में किया गया। कहता है ताकि साफ किया जा सके कि संविधान संशोधन लॉ नहीं है, इसीलिए उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता है। आर्टिकल 368 में भी संशोधन कर दिया गया ताकि संसद को यह शक्ति मिले कि वे फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये था, आज हमने जाना आर्टिकल 13 को, काफी विस्तार से हमने समझा। इसके जो क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, उसको विस्तार से देखा। वीडियो कैसी लगती है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल पर जो नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तो दीजिए इजाज़त, बाय बाय।